हेलो बच्चा लोग। तो भाई आज से हम लोग क्लास 11 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में जितने भी फंडामेंटल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं उन सबके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए इन फंडामेंटल्स पर आपकी प्रॉपर पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका इन फंडामेंटल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे हमें बहुत परेशानी होती है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम फाउंडेशन से समझेंगे, एकदम बेसिक से, कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या बातें हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में होती क्या है। तो अगर मुझे एक सिंपल लाइन में बोलना हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हर उस कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग मीथेन के बारे में बात करें तो मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिमिलरली अगर हम बात करें यूरिया की तो यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हमारे लिए कैसा हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे हर उस कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसमें मस्ट टू मस्ट कार्बन प्रेजेंट होगा। अब ऐसा क्या खास बात है भाई कार्बन में कि उसके लिए हमें एक पूरी अलग ब्रांच बनानी पड़े केमिस्ट्री की। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में केमिस्ट्री की एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस कार्बन? तो मैं आपको वो बात, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करें उससे पहले एक बात समझते हैं। एक्चुअली में हमारे पास कार्बन के मोर देन लाख कंपाउंड्स प्रेजेंट है। कार्बन हैज मोर देन लाख कंपाउंड्स। अब ऐसा क्या है भाई कि कार्बन अकेले इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है और कार्बन को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, बाकी जो 118 एलिमेंट्स में से कार्बन को हटा दे तो 117 एलिमेंट्स बचे, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही कि उनके लिए हम अलग से बिल्कुल केमिस्ट्री को स्टडी करें। ठीक है, और दूसरी बात, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं? तो अगर हम इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कार्बन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में कैपेबल है। जिनमें से वन ऑफ द वेरी मोस्ट प्रोमिनेंट जो प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? तो कैटेनेशन में बेसिकली एक ही टाइप के एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो खुद एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, यानी वो सेल्फ लिंक हो सकते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर कभी कभी क्लोज रिंग्स बना सकता है। तो कार्बन में ये लंबी लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन इटसेल्फ अकेला भी रह सकता है किसी कंपाउंड में, कभी कभी दो एटम्स कार्बन के आपस में कंबाइन हो सकते हैं, कभी तीन, कभी चार। और कार्बन ऐसी बहुत लॉन्ग चेन्स बना सकता है, मतलब ये चेन्स कई कई थाउजेंड कार्बन एटम्स तक चली जाती हैं और फिर भी इनके बॉन्ड्स स्टेबल रहते हैं। तो क्योंकि कार्बन ही हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एटम है जो इतनी लंबी लंबी चेन्स बनाकर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए कार्बन के हमें इतने सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। फिर अगली बात क्या होती है? अगली बात होती है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। एक्चुअली में कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 डिफरेंट बॉन्ड बना सकता है। अब अगर ये 4 डिफरेंट बॉन्ड बना सकता है तो ये बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकता है, कभी कभी ये हेलोजन से कंबाइन हो जाता है। मान लीजिए इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से फुलफिल हो गए और एक किसी हेलोजन से, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से किसी एक से कंबाइन हो गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 2 क्लोरीन लिंक कर दें। तो आप नोटिस करिए अभी भी हमारे पास इन तीनों कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन तो एक ही है, लेकिन उसकी टेट्रावैलेंसी की वजह से 3 अलग अलग कंपाउंड हम लोग बनाने में अभी कैपेबल रहे। हम चाहें तो इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके एक और कंपाउंड बना सकते हैं और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और कंपाउंड बना सकते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी 2 कार्बन की चेन में भी देखने को मिलेगी, 3 में भी और 4 में भी। तो इस वजह से नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लगातार बढ़ते चले जा सकते हैं। तो कंपाउंड, इसीलिए कार्बन के अंदर कैपेबिलिटी होती है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की। और आज के डेट में भी मतलब डेली के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे नए नए कार्बन के कंपाउंड्स डेवलप करते चले जा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट इतना आसान इसीलिए हुआ है क्योंकि हम कार्बन के फंडामेंटल्स को या उसके बॉन्ड करने के नेचर को और वो कैसे कंपाउंड्स बनाएगा, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उसको बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स में स्टडी करने वाले हैं। अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बात करी जाए
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिस तरह से हम आज देखते हैं वो वैसे डेवलप नहीं हुई थी। बहुत पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ करते थे, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया या यूरिया हो गया, एक्चुअली में ये सारे कंपाउंड्स हमें मिलते थे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे ह्यूमन यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड हमें रेड आंट के स्टिंग में मिलता है, ठीक है। और इन कंपाउंड्स को बहुत टाइम से साइंटिस्ट लैब में प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कंपाउंड्स एक्चुअली में लैब में बहुत पहले हम प्रिपेयर कर ही नहीं पाते थे। तो उस मोमेंट पे एक साइंटिस्ट आए, बर्जीलियस। ये एक्चुअली में एक स्वीडिश केमिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी जो ये बताने में कैपेबल थी, जो ये बता रही थी कि भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में क्यों नहीं बता सकते या क्यों नहीं बना सकते, क्यों सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बनते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक वाइटल फोर्स होता है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में कैपेबल होते हैं। इन्हें लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ऐसा बर्जीलियस का मानना था। लेकिन इस थ्योरी के कुछ साल बाद एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक शोलर, जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज करा। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब हीट करा हमने, तो हीट करने से यूरिया बना, जो कि हमें पहले से पता था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ह्यूमन बींग्स के यूरिन्स में प्रेजेंट होता है और भी जगहों पे प्रेजेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशनरी रिएक्शंस ने प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से सिंथेसाइज किया जा सकता है। और इसके बाद फिर कोल्बे और बर्थलेट ने करस्पॉन्डिंगली एसिटिक एसिड और मीथेन को सिंथेसाइज करके ये प्रूव कर दिया कि हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये उनकी पिक्चर्स हैं, ये बर्जीलियस हैं, ये फ्रेडरिक शोलर, कोल्बे, बर्थलेट। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करा, और हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब बनते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो स्ट्रक्चर हमें अच्छे से हेल्प करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में। तो इस स्ट्रक्चरल थ्योरी को हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ये स्ट्रक्चरल थ्योरी एक्चुअली में एक्सप्लेन करती है कि कार्बन बॉन्ड कैसे होता है, और साथ ही साथ अगर कार्बन बॉन्ड होता है तो उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे आने वाला है। इस थ्योरी में हमने दो अजम्पशंस माने हुए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब भी दो एटम्स कंबाइन होंगे तो वो कुछ फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही बना सकते हैं। जैसे, और ये फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्चुअली में डिपेंड करते हैं उसके वैलेंस शेल पे। भाई वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें जो भी एटम्स है वो कितने बॉन्ड्स बनाने वाले हैं। अब जैसे कार्बन के वैलेंस शेल में भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन के वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि ऑक्सीजन 6 बनाएगा। एक्चुअली में कार्बन 4 बॉन्ड इसलिए बना रहा था क्योंकि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन मोस्टली 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन अगर मोस्टली लिखा है इसका मतलब है कि ये 3 बॉन्ड्स भी बना सकता है। कुछ स्पेशल केस ऐसे भी आएंगे जब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बनाने में कैपेबल है, लेकिन वो जहां पर आएंगे उन्हें वहीं पर डील करेंगे। अभी हम लोग इतना मान के चलेंगे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड्स बनाता है। वो 2 बॉन्ड्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो सकता है 2 अलग अलग एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड हो, या हो सकता है एक ही एटम के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हो। हेलोजेंस भी क्या करते हैं, मोस्टली 1 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन मोस्टली लिखा है तो कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं जहां पर हो सकता है हेलोजन हमारा मोर देन 1 बॉन्ड बना रहा हो। अब हेलोजेंस में क्या क्या आता है अगर हम लोग बात करें, भाई फ्लोरीन एटम आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ये सारे एटम्स हेलोजन फैमिली के अंडर आते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल थ्योरी में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कार्बन एटम की एक टेंडेंसी है कि जब वो सेल्फ लिंक होता है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाकर ही कार्बन के साथ लिंक होता है, वो मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है बाय शेयरिंग मल्टीपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अनदर कार्बन एटम। जैसे अगर इन दोनों कार्बन एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है
तो यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बनता है, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में दो लाइंस बनी है, मतलब डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब ये डबल बॉन्ड एक्चुअली में कैसे बनता है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, मतलब हर कार्बन अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, तब जाकर ये डबल बॉन्ड प्रिपेयर होगा। यहां पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, हर कार्बन अपनी तरफ से तीन तीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कार्बन हैज अ टेंडेंसी कि वो सिंगल बॉन्ड जरूरत पड़ने पे बना सकता है विद इटसेल्फ, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अगर हमें कमांड करना है तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि अगर हमें फॉर्मूला किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का दे रखा है तो हम उसके बॉन्ड्स को आराम से रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि अगर हम बॉन्ड्स को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो अब देखते हैं कि भाई कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर उसके फॉर्मूले से बना सकते हैं। अच्छा, हमें क्या करना है, इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ये कंपाउंड्स बिना रिंग के, यानी हमारे जितने भी कार्बन है मल्टीपल कार्बन, वो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होंगे, ये रिंग नहीं बनाएंगे। तो अब पहला जैसे स्ट्रक्चर हमारे पास C2H6, तो इसे कैसे कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चर थ्योरी के ध्यान में रखते हुए। सबसे पहली बात, दो कार्बन है, कोई रिंग नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों कार्बन आपस में तो हमें लिंक करने ही पड़ेंगे। अब हर कार्बन की टेंडेंसी है कि वो 4 बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके अभी 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट है, हमने उन्हें ड्रॉ कर लिया। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट है, उन्हें ड्रॉ कर लिया। और हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन को यहां पर इनके साथ लिंक कर देंगे, जिससे क्या होगा, हर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस कंपाउंड के छोटे से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उसका प्रॉपर बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो हमें केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा। अब जैसे अगला मॉलिक्यूल है C3H8। अब C3H8 है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 3 कार्बन है, कोई रिंग नहीं हमारे पास पॉसिबल है, तो हम 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर देंगे, हम उन्हें एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अब जो हमारे टर्मिनल कार्बन है, जो सबसे किनारे होते हैं चेन में कार्बन, उन्हें बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। इन टर्मिनल कार्बन का भी एक ही बॉन्ड बना है। स्ट्रक्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके 4 बॉन्ड टोटल बनने चाहिए, तो हमने 4 अभी बॉन्ड बना दिए। इन 4 बॉन्ड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन एटम है, तो हम हाइड्रोजन एटम्स को यहां पर कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही मिडिल वाला ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो हमारे पास 2 बॉन्ड बचे हैं, तो हम 2 बॉन्ड और फिल कर देंगे यहां पे, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो कार्बन है, ये वाला है टर्मिनल कार्बन, इसके पास भी 3 बॉन्ड बचे हैं, तो हमने बचे हुए 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए। तो हमारा ये C3H8 का बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, जहां पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि कौन सा कार्बन एटम किस कार्बन एटम से लिंक्ड है, और वो कार्बन एटम के अलावा कितने हाइड्रोजन एटम से लिंक्ड है। अब जैसे C4H10 हमें बनाना है, तो C4H10 कैसे बनाएंगे हम लोग, 4 कार्बन को हम लोग एक चेन में लिंक कर देंगे। हर कार्बन के पास जितने भी बॉन्ड्स इनकम्प्लीट बच गए हैं 4 कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड्स, उन्हें फुलफिल कर देंगे हाइड्रोजन की हेल्प से। तो इस तरह से हमने ये सारे हाइड्रोजन यहां पर फुलफिल कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया C4H10 का स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हमारे पास अब की बार एक Cl और एटम आ गया। अब हमें पता है Cl मोस्टली क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड बनाने पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले Cl एटम, और बाकी कार्बन वगैरह और हाइड्रोजन के भी एटम और डुप्लेट ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो इसका मतलब है हमारा स्ट्रक्चर सही होगा। तो बिना रिंग के अगर 2 कार्बन हमें बनाने हैं तो स्ट्रेट चेन में हम उन्हें कनेक्ट कर देंगे, और हर कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो अभी सब सिंगल सिंगल बॉन्ड हमने बना दिए, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन एटम ही है इनको फुलफिल करने के लिए। और साथ में हमारे पास एक Cl है। Cl मोस्टली सिंगल बॉन्ड बनाता है, अगर हमने सिंगल बॉन्ड बनाया तो इस Cl का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे भाई, Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग से चाहिए, वो कार्बन इसके साथ शेयर कर ले रहा है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यहां से भी स्ट्रक्चर थोड़े से अच्छे स्टार्ट होते हैं। अब हमें C2H6O का स्ट्रक्चर बनाना है। अब O के बारे में अगर बात करें तो O को डबल बॉन्ड बनाना होता है। O डबल बॉन्ड दरअसल में 2 अलग अलग एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना के भी फुलफिल कर सकता है, और एक ही एटम के साथ डबल बॉन्ड बना के भी फुलफिल कर सकता है।
तो हम देखेंगे कि हम पहले सिंगल बॉन्ड से करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसे डबल बॉन्ड से करने की कोशिश करेंगे। तो C2H6O, तो हमारे पास 2 कार्बन होंगे जिन्हें हमें स्ट्रेट चेन में बना दिया हमने। 6 हाइड्रोजन हमें फुलफिल करने हैं, तो हमने 3 हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे लगा दिए। अब अगर हमने तीनों की तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगा दिए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ऑक्सीजन लगाने की जगह नहीं बचेगी। तो अब हमें ऑक्सीजन लगाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम किसी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दें। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट हमें यह मिलेगा कि हमारा ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड कंप्लीट कर पाएगा और कार्बन हमारा अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लेगा और ऑक्सीजन भी हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम चाहें तो उसके बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी यहां पे शो कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। और किसी भी एटम के वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो चुके हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं आराम से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम ऑक्सीजन एटम को इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनाते। हम चाहते तो इन दोनों कार्बन एटम के बीच में भी ऑक्सीजन लगा सकते थे और वो भी एक स्ट्रक्चर बन सकता था, वो भी एक पॉसिबिलिटी थी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास है 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हमने 3 कार्बन लिंक कर दिए, 6 हाइड्रोजन। तो अब नोटिस करिए, अगर मैंने टर्मिनल कार्बन्स पर ये सारे हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिए तो ये मिडिल वाला कार्बन, इसके 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाएंगे और एक ऑक्सीजन रह जाएगा जिसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने हैं। अब हमें पता है इसको भी 2 बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन को भी और ऑक्सीजन को भी, तो क्यों ना डबल बॉन्ड के थ्रू हम इसे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दें। तो हम लोग स्ट्रक्चर थ्योरी की हेल्प से इन केमिकल फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर में, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में हमें कई बार यही करना होगा कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम कन्वर्ट कर दें बॉन्ड स्ट्रक्चर में, ताकि हम केमिकल रिएक्शंस को होते हुए बहुत इजीली देख पाए। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि भाई हमें पता है केमिकल रिएक्शंस की मेजरली स्टडी करनी है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोस्टली होता क्या है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी होता है कि कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करना होगा। बिना उस पर कमांड करे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना उतना फ्रूटफुल हमारे लिए नहीं हो पाता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी बात रिकॉल कर लेते हैं, जो हमारे दिमाग में या हमारे जहन में एटम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ ऐसा होता है कि एटम में हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने वाले हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन। ये बात हमें पता, सॉरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, सॉरी। तो कई लोग कहेंगे कि 2 बार न्यूट्रॉन्स बोल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, कभी कभी ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं तो हम अपने दिमाग में एक इमेज ऐसी बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे इस तरह से। लेकिन अगर आप हमें याद हो तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में एटम के रिप्रेजेंटेशन का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये एक ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है। नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, एटम का वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाई एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग रीजन में प्रेजेंट हो सकते हैं। उस रीजन को प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है, वो रीजन जहां पर एटम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये जो ऊपर हम लोग एनिमेशन देख रहे हैं उसमें ये जो जब एटम अलग अलग थे, तो ये ब्लू कलर का जो हम लोग रीजन देख रहे हैं, ये रीजन दरअसल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इन रीजन्स में सबसे ज्यादा है। और जो बॉन्ड होता है केमिस्ट्री में, वो एक्चुअली में क्या होता है भाई, कोई भी एटम अगर होता है तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। तो जब ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पर इनके जो प्रोटॉन्स होते हैं
वो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब एक्चुअली में जो बॉन्ड होता है वो इन्हीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जब तक ये अट्रैक्शन फोर्स हम लोग वीक नहीं करेंगे या वीक नहीं कर पाएंगे, तब तक उन दो एटम्स के बीच में वो बॉन्ड बना रहेगा। अब बॉन्ड को अगर हमें अब टेक्निकली अच्छे से समझना है, खासतौर पे कोवेलेंट बॉन्ड को, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिस है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली बनता कैसे है? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये ओवरलैपिंग से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब हमारे पास अलग अलग टाइप की एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होती है शेप में, पी ऑर्बिटल जो डंबल होती है। तो इनकी ओवरलैपिंग से अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं, जिनमें से प्रोमिनेंट हमारे पास कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड कैसे ओवरलैपिंग से बनता है, हमें इसी को समझना है। इस एनिमेशन में एक्चुअली में आपको क्या दिखाया गया है कि एक्चुअली में जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऑर्बिटल देखिए इस तरह से ओवरलैप होकर एक सिंगल एंटिटी बना लेते हैं। हमें वही समझना है कि बॉन्ड एक्चुअली में इस तरह से ओवरलैपिंग से बनते हैं। ओवरलैपिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन इतना सफिशिएंट हो चुका होगा कि वो दोनों एटम एक दूसरे से अवे नहीं जा पा रहे होंगे। अब ये ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो हमारे पास हमें पता है एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल होते हैं जिनका शेप अलग है। एस ऑर्बिटल शेप में कैसे होते हैं? स्फेरिकल। अब एक स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह का हमें दिखाई देगा? स्फेरिकल शेप का दिखाई देगा। अब हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्योंकि सिर्फ एस ऑर्बिटल ही होता है, भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो 1s1 हो जाएगा। तो इसमें एक ही एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। अब दो हाइड्रोजन एटम्स को अगर आपस में बॉन्ड बनाना है जैसे कि ये बना रहे हैं, तो हम देख सकते हैं इनके एस ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। दिस ओवरलैपिंग इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब अगर ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब भी होगी तो उससे जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये हमारा सिंबल है। तो हमें ध्यान से देखना है कि इस तरह से ओवरलैपिंग हुई है। लेकिन ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस ऑर्बिटल में हो सकती है, ये एक एस और एक पी के बीच में भी हो सकती है, जो कि इस तरह की ओवरलैपिंग है। यहां पर हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का हमारे पास जो हमारे पास हाइड्रोजन का स्फेरिकल ऑर्बिट है वो फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इस तरह से HF ऑर्बिटल, इस तरह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो ये भी कैसा बॉन्ड है? ये भी एक तरह का सिग्मा बॉन्ड है। यानी अगर मैं HF का बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखूं जो कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये जो बॉन्ड मैंने बनाया ये एक्चुअली में किस तरह का बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है अगर हम अपने जहन में रखें तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये एक्चुअली में ओवरलैपिंग कौन सी बोली जाती है? इसे हम लोग एसएस ओवरलैपिंग बोलते हैं, क्योंकि यहां पे दो एटम्स के एस एस ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और ये ऑर्बिटल कैसे हैं? एक एस एक पी है, तो इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। और एक और हमारे पास ऑप्शन है पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो पीपी ऑर्बिटल अगर हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो इस तरह से बनाते हैं बॉन्ड, और ये बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। तो ये बात आप एक नोट के फॉर्म में याद रख सकते हो। नोट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं यानी जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं वो एक्चुअली में जब उन्हें बॉन्ड्स के फॉर्म में या लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स एक्चुअली में कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड्स में सिग्मा बॉन्ड जरूर होगा क्योंकि वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो अब बात करते हैं भाई पाई बॉन्ड कैसा होगा। ठीक है, तो ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो पाई बॉन्ड के बारे में अगर बात करें तो ये है हमारा स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड में क्या होता है? पाई बॉन्ड में हमारे जो एटम्स होते हैं वो लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं। दे लैटरली ओवरलैप, वो लैटरल ओवरलैपिंग बोलो या फिर ये बोलो कि वो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, किनारों से आते हैं। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। देखो कैसे होती है उसके बारे में अगर बात करें, देखो कॉन्सेप्ट कैसा है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं
कार्बन एटम की। तो कार्बन एटम में हमारे पास भाई कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। यानी इसका मतलब है कार्बन एटम में एक जो उसकी वैलेंस शेल है उसमें एक s ऑर्बिटल है और हमारे पास p सब शेल है। अब हमें पता है कि p सब शेल में एक्चुअली में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। अगर मुझे इन्हें एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा भाई, मुझे पता है p ऑर्बिटल डबल शेप का होता है। तो अगर ये मान लीजिए कार्बन एटम का न्यूक्लियस है तो px py pz बोलने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक p ऑर्बिटल x एक्सिस में होगा, एक p ऑर्बिटल y एक्सिस में और एक p ऑर्बिटल z एक्सिस में होगा। अगर मैं उसे ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्बिटल हो गया p, ये px हो गया। py वाला कैसे होगा, इस तरह से ऊपर और नीचे, और pz वाला कैसे होगा, वो होगा इस तरह से बाहर और अंदर की तरफ। इस तरह से हमारे पास 3 अलग अलग डायरेक्शन में p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो ये p ऑर्बिटल अगर किसी दूसरे एटम के साथ ओवरलैप करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक और दूसरा कार्बन एटम लेता हूं, ये उस कार्बन एटम का न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा उस दूसरे कार्बन एटम का px ऑर्बिटल, ये वाला उसका py ऑर्बिटल, और ये मान लीजिए उसके pz ऑर्बिटल जो अंदर और बाहर की तरफ होंगे। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप करेंगे तो ये वाला p और ये वाला p तो आपको दिख रहा होगा हेड टू हेड ओवरलैप कर लेंगे, लेकिन इस py को और इस py को मजबूरी में लैटरल ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप कर लेंगे तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इन ऑर्बिटल की ज्योमेट्री इन py और pz को मौका ही नहीं देगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने का। भाई ये कहां से पीछे से घूम के थोड़ी आ जाएगा, ये तो एटम के साथ न्यूक्लियस के अराउंड बॉन्डेड है। तो इस pz को और इस py को मजबूरी में लैटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग ही करनी पड़ेगी, और इस साइडवेज ओवरलैपिंग को ही हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। और नोटिस क्या करना है कि जब ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो ये जो आप प्लेन देख रहे हो ये एक्चुअली में किसका प्लेन होता है, ये हमारे मॉलिक्यूल का प्लेन होता है या एटम के न्यूक्लियस का प्लेन होता है। तो नोटिस क्या करनी है कि पाई बॉन्ड बनाते टाइम जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप होते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम लोग बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जरा नोटिस करिए कहां पर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ये मॉलिक्यूल के प्लेन में इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अच्छा, ये ऊपर क्या है एक चीज मैं आपको और बता दूं, सिग्मा बॉन्ड्स दरअसल में जो हमने 3 टाइप पढ़े हैं, ठीक है, अकेले वही नहीं होता, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी, और भी बहुत सारे अलग टाइप है। जैसे ये तो एसएस वाला हो गया हमने देखा, ठीक है, ये वाला पीपी हो गया, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने देखा था एसपी, वो ये हो गया। इसके अलावा भी सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन वो बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल से। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, तो हम लोग इनके बारे में फिर आराम से डिस्कस कर पाएंगे कि ये जो ओवरलैपिंग है ये कैसी है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाने का। यहां पर क्या हो रहा है, एक एटम का pz ऑर्बिटल दूसरे एटम के dz ऑर्बिटल से लैटरल साइड हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि pp ओवरलैपिंग से ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, pz ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, और इस ओवरलैपिंग हम लोग क्या बोलेंगे, pz ओवरलैपिंग, सॉरी pd ओवरलैपिंग। यहां पे dd ऑर्बिटल dz2 ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, और ये कैसी ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो इस तरह से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो नोटिस करिए ऐसा नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एसएस, एसपी या पीपी ओवरलैपिंग से बनते हैं, वो डीडी ओवरलैपिंग से भी बन सकते हैं, वो पीडी ओवरलैपिंग। पीडी ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और डीडी ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये केसेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन के साथ डील करना है, और अभी भी हम लोगों ने डिस्कस करा कि भाई कार्बन में तो सिर्फ हम पी ऑर्बिटल, भाई सेकंड ऑर्बिट तक जा सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास सिर्फ क्या होंगे, पी ऑर्बिटल तक ही ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इंफॉर्मेशन, आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये भी एक टाइप की ओवरलैपिंग है जो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर में जब हम बॉन्ड बना देते हैं तो हमारे लिए एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि स्ट्रक्चर को देखकर हम कैसे काउंट करें कि हमारे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। उसका कॉन्सेप्ट बड़ा इजी होता है भाई। अगर दो एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है,
अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिंगल बॉन्ड एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है एक सिग्मा बॉन्ड को और कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को एंड देयर विल बी नो पाई बॉन्ड। हाँ, अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, जैसे यहां पर बना हुआ है दो ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड। अब अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में वन ऑफ द बॉन्ड इज सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड के बिना बने पाई तो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहां पर आपको पहले भी एक्सप्लेन करा कि अगर ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है और ये आपस में ओवरलैप होकर बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इन पी के बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो ही जाएगी और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड बन ही जाएगा और फिर उसके बाद क्या होंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। यानी किसी भी मॉलिक्यूल को बनाते टाइम एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो पहले ही बन जाएंगे। तो इसलिए यहां पर बोला है कि जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा तो जरूर होगा और जो दूसरा बॉन्ड है वो अपने आप ही पाई बॉन्ड होगा। यानी दूसरा बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग से ही बनेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड एक रहेगा, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनेगा और लैटरल ओवरलैपिंग से दो बॉन्ड बनेंगे, जिसकी वजह से मैंने यहां पे लिखा है कि ये टू पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखना चाहें, मतलब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखना चाहें कि कैसे ऑर्बिटल दिखते हैं, तो वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहां पर नीचे आपको दिखाया गया है, जैसे पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये किसी एटम का पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, लेट्स से px ये वाला, ठीक है, और ये वाला मान लेते हैं हमारा py और ये अंदर और बाहर की तरफ जो है ये pz। ऐसे ही इस एटम में भी है। तो आप देखो पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई जिससे ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। हालांकि कई बुक्स में ये रेफर करा जाता है कि हमारा pz क्या करता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, तो इसे px की बजाय हम pz मान सकते हैं और इसे x मान सकते हैं। ठीक है, कई बुक्स में ये रेफर हम लोग करते हैं कि pz एक्सिस जो मतलब z एक्सिस होती है वो ओवरलैपिंग की एक्सिस होती है, तो pz जो ऑर्बिट होता है वो दरअसल में क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और py को मजबूरी में लैटरल ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। ये डॉटेड लाइंस जो शो हो रही हैं ये शो कर रही है कि ये लैटरल ओवरलैपिंग करने वाले हैं। लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो ये जो ब्लैक डॉट्स हम देख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट्स एक्चुअली में किसके डॉट्स हैं, ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस को। तो अब देखो इन ये एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, तो इन न्यूक्लियस के अराउंड ये देखो ये जो आप बड़ा सा ब्लॉब देख रहे हो पिंक से कलर का, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्योंकि ये न्यूक्लियस के या हमारे कार्बन मॉलिक्यूल की एक्सिस के कहां है, या मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर है और ये वाला नीचे है। तो आप देखो नोटिस करो हमारे पास कितने पाई बॉन्ड बने, ठीक है, एक ये ऊपर और एक नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये हमारा एक पाई बॉन्ड है, और एक बाहर और एक अंदर की तरफ एक और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये हमारा सेकंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यानी इसका मतलब है इन दोनों एटम के बीच में टोटल कितने बॉन्ड बने हैं, ट्रिपल बॉन्ड बने हैं, जिनमें से एक सिग्मा बन गया है और बाकी दो क्या बन गए हैं, पाई बन गए। तो आपको अच्छे से याद ये रखना है कि पाई बॉन्ड का जो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहां पर हमने रिप्रेजेंट क्या करा है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड, एक सिंगल पाई बॉन्ड। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, और ये हमारा पाई बॉन्ड है। तो आप देखो पाई बॉन्ड सिर्फ ऊपर और नीचे है क्योंकि एक ही सिंगल पाई बॉन्ड है। दो होते तो एक प्लेन में ऊपर और नीचे होता और एक प्लेन में बाहर और अंदर की तरफ होता। तो ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऑर्बिटल जो उनका रिप्रेजेंटेशन है या उनके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाई देते हैं, और ये बात भी जरूरी है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे काउंट हम कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, भाई ट्राई करिएगा कि आप कर पाओ इसे। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके लिए, इस स्ट्रक्चर में आपको काउंट करना है कि भाई टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, ये हमें क्या करना है आगे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं ये भाई कमेंट में हम लोग को बताइएगा, और ये बताइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। चलो
और इस बात को बस याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। चलो अब देखते हैं ये हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। दरअसल में जो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल थ्योरी पढ़ी थी वो मॉलिक्यूल कैसे, दो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम कैसे बॉन्डेड होते हैं वो बताने में तो हेल्प करता है कि भाई दो एटम भाई सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप, मतलब सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल थ्योरी से हम ये सारी चीजें समझ जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल का शेप कैसे होने वाला है ये स्ट्रक्चरल थ्योरी प्रॉपर्ली नहीं बता पाती है। तब वहां पर हमें एक नए कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है विच इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। आई एम श्योर जितने भी बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है उन्हें हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा और उन्हें बात पता होगी कि कैसे हम लोग हाइब्रिडेशन से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है उन बच्चों को भी दिमाग में विजुलाइज नहीं कर पाते कि हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल के टर्म्स में क्या होता है, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड के टर्म्स में क्या होता है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इससे हमें बहुत इजीली हेल्प मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को अच्छे से एटॉमिक लेवल पर समझ पाने की, कि हम विजुलाइज कर पाते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। अब देखो वैसे तो हाइब्रिडेशन बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सिर्फ 3 टाइप के हाइब्रिडेशन के साथ डील करना होगा, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यार ये समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडेशन एक्चुअली में क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of nearly same energy level to produce hybrid orbital of same energy। ठीक है, यहां पर देखना हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड ऑफ सेम शेप। देखो ऊपर क्या है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो अलग अलग शेप के होते हैं भाई, हमें पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, एफ का शेप बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं बना पाते हम नॉर्मली फिगर पेपर पे, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडेशन हमें क्या हेल्प कर रहा है, हाइब्रिडेशन हमें बोल रहा है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, जब एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज की वजह से भाई ये जो ऑर्बिटल्स एक तरह के वेव फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, सेम एनर्जी के जो लेवल होते हैं वो इंटरमिक्स होने लगते हैं और इंटरमिक्स होके सेम एनर्जी के ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है जो इन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल से अलग बनाती है कि इनकी शेप भी कैसी होती है, सेम होती है। और ये कैसे होते हैं, जैसे एसपी हाइब्रिडेशन के बारे में अगर बात करें तो हाइब्रिडेशन इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस है और एस और पी ये बताता है, या ये जो टर्म इसके पहले लिखे हैं ये बताते हैं कि कौन से ऑर्बिटल्स को ओवरलैप हमें करना है। तो यहां पर एक्चुअली में sp हाइब्रिडेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या करता है, हेड टू हेड ओवरलैप करता है। जैसे आप यहां पे देखो ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, तो ये ओवरलैप होकर कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल को हम लोग नाम देते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि ये एक s और एक p हाइब्रिड और एक s और एक p ऑर्बिटल के हाइब्रिडेशन से बना है। ये दिखता तो ऐसा है, लेकिन जब भी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कॉपी पे तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा चलता है इसका। एक्चुअली में वो दिखेगा ऐसा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसा रखेंगे। ये बीच में क्या है, ये बीच में उस एटम का न्यूक्लियस है जिसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर एटम के ही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। मतलब जैसे कार्बन है तो कार्बन के अलग हाइब्रिडाइज होंगे, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के अलग हाइब्रिडाइज होंगे, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उतने ही टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। यानी अगर एक s और एक p हाइब्रिड और एक s और एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन करा तो ये जो sp ऑर्बिटल एटम के अंदर बनेंगे ये टोटल 2 बनेंगे, तभी यहां पर 2 रिप्रेजेंट करे गए ताकि ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर पाए,
एक एक शेयर करके बाद में बॉन्डिंग में से इस्तेमाल कर पाए। फिर ऐसे ही हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। इसमें क्या होगा, नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक एटम का एक s ऑर्बिटल और उसी एटम के दो p ऑर्बिटल, ये सेम ही एटम के ऑर्बिटल होते हैं, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। दीज आर ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम्स, ठीक है। तो एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3, जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट करे हुए हैं। और ये 3 ऑर्बिटल नोटिस करो किस तरह की शेप में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। एक ट्रायंगल के वर्टेक्स की तरफ ही अरेंज हो गए। ऐसा क्यों? नोटिस करो, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कोई भी सिस्टम यूनिवर्स में चाहता है कि वो एकदम क्या रहना चाहे, लेस स्ट्रेन में रहना चाहे, मतलब उनके बीच में जो चीजें रिपेल करने वाली हैं वो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। तो ऐसा इस केस में तभी पॉसिबल है जब ये तीनों ऑर्बिटल एक ट्रायंगल के वर्टेक्स के अलोंग क्या हो जाएं, अपने आप को ओरिएंट कर लें। जहां नॉर्मली एक s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता था, p हमारे पास जंबल होते थे जो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आप को एक प्रॉपर शेप में रीअरेंज कर ले रहे हैं। ऐसे अगला हाइब्रिडेशन हमारे पास आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक ही एटम का s ऑर्बिटल और बाकी 3 p ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज। टोटल 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 बनेंगे। सब उनका नाम क्या होगा, sp3। ये उनका शीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो शेप बनकर आ रही है अपने आप में अपने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन रखने के लिए और मैक्सिमम डिस्टेंस रखने के लिए, ये जो शेप में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, ये शेप है टेट्राहेड्रल। यानी इस एटम के साथ अगर किसी एटम को अब ओवरलैप करना है, किसी एटम को बॉन्ड करना है, अपने ऑर्बिटल को ओवरलैप कराना है, तो उसकी मजबूरी होगी वो अपना ऑर्बिटल इन्हीं डायरेक्शन में लेकर आए। क्योंकि अगर वो इन डायरेक्शन में लेकर नहीं आएगा तो उसे इस एटम के ऑर्बिटल मिलेंगे ही नहीं बॉन्डिंग करने के लिए। और अगर इन्हीं डायरेक्शन में वो अपने एटम्स को लेकर आएगा तो अपने आप इस एटम के अराउंड उस मॉलिक्यूल की जो शेप बनेगी वो टेट्राहेड्रल बन जाएगी। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और अब देखो, कई बार यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे हमारे पास sp हाइब्रिडेशन है, तो इसमें कई बार दे विल आस्क यू कि भाई s कैरेक्टर कितना है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में और p कैरेक्टर कितना है, ठीक है, या परसेंटेज s और परसेंटेज p कैरेक्टर कितना है। तो ये हम कैसे बताते हैं? अरे नॉर्मली भाई दो ऑर्बिटल, मतलब sp हाइब्रिडेशन में एक s एक p ऑर्बिटल लगा, यानी दोनों ने इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूट करा, तो दोनों का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50%। यानी s का कैरेक्टर भी कितना है, 50%, और p का कैरेक्टर भी 50%। sp2 में निकाले तो एक s और दो p है, ठीक है, एक s और दो p है। इसका मतलब है p का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है और s का कम है। और टोटल कितने ऑर्बिटल है, 3, ठीक है, एक s और दो p, यानी सबका परसेंटेज कितना होगा, लगभग 1/3 या 33.33%। और इसका कितना हो जाएगा, 66.67 ले लेते हैं ताकि टोटल 100 बना रहे। sp3 में अगर हमें s कैरेक्टर निकालना है तो ये 25% हो जाएगा, और p कैरेक्टर अगर निकालना है तो p कैरेक्टर हो जाएगा 75%। और एक बात याद रखिएगा, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, बॉन्ड की लेंथ उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो sp हाइब्रिडेशन में बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा रहेगा, sp2 में उससे बड़ा, और sp3 में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा रहेगा। और इंपॉर्टेंट बात है, sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो दोनों ऑर्बिटल बनते हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, लीनियर शेप में। और ये जो पर्टिकुलर करेगा, ठीक है, sp2 ये कैसा करता है, ट्रायंगुलर, ये कैसा है, ट्रायंगुलर है। और लास्ट वाला sp3 टेट्राहेड्रल होगा। तो इन्हीं हाइब्रिडेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, ज्योमेट्री को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। याद रखना, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री को शो करता है, ठीक है। बहुत सारा मेस सा हो रहा है, तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर अगले पेज पे मैं आपको बता देता हूं कि कौन से हाइब्रिडेशन से किस टाइप की ज्योमेट्री बनने वाली है। और इसको याद रख के हम लोग आराम से हाइब्रिडेशन के थ्रू मॉलिक्यूल में कैसी ज्योमेट्री आने वाली है ये भी डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है, एक एटम जो खुद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, उस एटम से अगर बाकी कोई एटम कंबाइंड है तो वो मजबूरी में
लीनियरली आकर कंबाइन होंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होने वाला है, जो हमारी ज्योमेट्री आने वाली है मॉलिक्यूल की, इसे ज्योमेट्री बोलिए, शेप बोलिए, डजंट मैटर, ठीक है, आप इसे ज्योमेट्री बोलिए, शेप बोलिए, ठीक है, जो बोलना है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होने वाला है भाई, अरे भाई sp2 हाइब्रिडेशन में पर्टिकुलरली हमारे पास क्या होगा, जो ज्योमेट्री आने वाली है वो कैसे आने वाली है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आने वाली है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे दिखती है, तो एक एटम ऐसे होगा, ठीक है, बाकी 3 एटम ट्रायंगल के वर्टेक्स के अलोंग लगे होंगे, ऐसी कोई शेप आएगी। और ये कैसी शेप होती है, प्लेनर शेप होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये ए एटम अगर ऐसे है तो बी एटम यहां ऐसे बॉन्डेड होगा, ठीक है, एक बी एटम ऐसे यहां बॉन्डेड होगा और एक बी यहां होगा। तो ये चारों ही एटम एक्चुअली में एक प्लेन में होंगे, ये एक प्लेनर फिगर होगा, ठीक है। ये बात जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जो हमारे पास बॉन्ड बनने वाला है उसमें हमारे पास जो फिगर आने वाला है वो कैसा आने वाला है, मॉलिक्यूल का प्लेनर फिगर आने वाला है। ये तीनों एक ट्रायंगल के प्लेन में होंगे। और sp3 में क्या होने वाला है, sp3 हाइब्रिडेशन में, sp3 हाइब्रिडेशन में जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। ये ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है भाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ए एटम अगर ऐसा है तो बाकी 4 एटम कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, एक कहां होगा, पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री बनती है इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हर ज्योमेट्री में एक पर्टिकुलर टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हर ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इन्हीं 3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ सबसे ज्यादा डील करना है। बाकी सारे हाइब्रिडेशन को हम लोग पकड़ सकते हैं पर्टिकुलरली बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, उसमें बहुत डिटेल में हम बाकी सारे हाइब्रिडेशन को डिस्कस कर सकते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये 3 डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, उससे हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करेंगे और मॉलिक्यूल का शेप कैसे डिसाइड करेंगे। यानी अभी तक हमने इस लेक्चर में जो सीखा है उसको फाइनली कैसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। मतलब सब कुछ कवर कर लेंगे। अभी तक हम लोग ने जो चीजें स्टार्ट करी है, मतलब स्ट्रक्चरल थ्योरी से लेकर आगे तक का सारा कॉन्सेप्ट। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, मैंने कहा कि भाई CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो और इस कार्बन के अराउंड जो ज्योमेट्री है वो फाइंड आउट करो। तो देखिए करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल थ्योरी के हिसाब से हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भाई कार्बन को 4 बॉन्ड जरूर कंप्लीट करने हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से बनाए, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। अब हमारे पास एक ही कार्बन है तो हम सिर्फ एक ही कार्बन बना सकते हैं। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड इनकम्प्लीट होंगे, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड फुलफिल करने हैं। हमें पता है हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो इन चारों बॉन्ड्स को कनेक्ट कर दें हाइड्रोजन से, जिससे हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन पर हम कैसे जाएंगे, उसको पकड़ने का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की हेल्प से। हम क्या करेंगे, हमें पता है जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। तो इस कार्बन के अराउंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन के एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। वो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो लोन पेयर कितने हुए, 0। तो हमें क्या करना होगा, कभी भी अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सबसे पहले हम उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है उसके अराउंड जितने भी सिग्मा बॉन्ड है, उस एटम के अगल बगल जितने भी सिग्मा बॉन्ड है वो लिख लेंगे। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर काउंट कर लेंगे और उनका सम निकालेंगे। इस सम को हम लोग बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर का सम है। भाई बॉन्ड बनाने में क्या लगे, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर के लिए पूरे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के फॉर्म में होंगे, तो इसका सम से आया हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने ऑर्बिटल इस्तेमाल करे थे उनमें से जिसके साथ मैच कर जाए वही हाइब्रिडेशन होगा। जैसे sp हाइब्रिडेशन में टोटल कितने ऑर्बिटल लगे थे, आपको याद होगा 1s 1p, 2 ऑर्बिटल। sp2 में भाई इनके ऊपर जो सफिक्स में लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी सफिक्स कह रहा हूं, सुपरस्क्रिप्ट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई s के ऊपर कुछ नहीं लिखा, 1 मान लो। इन नंबर्स के सम ही बताते हैं कि कितने ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए थे। जैसे यहां पर 1s और 2p इस्तेमाल हुए थे, तो भाई हमारे पास 3 sp2
3 हमारे पास ऑर्बिटल हो गए 1s2p और यहां पर 4 ऑर्बिटल हो गए 1sn3p। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इनमें से जिन ऑर्बिटल के साथ मैच कर जाएगा उस पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडेशन भी वही होगा। यानी यहां पर 4 मैच कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 होगा। हम लोग ये बोलेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है। और अगर इस कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp3 है तो हमें ज्योमेट्री पता चल गई। मतलब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं हम ऐसा सोचते हैं कि इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड है या 90 डिग्री का एंगल है। नहीं नहीं, ये तो बस हम पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में हाइब्रिडेशन जब sp3 हुआ तो हमें पता चला भाई ज्योमेट्री कैसी है टेट्राहेड्रल है। अब हमें पता चला ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है तो अपने ब्रेन में हम एक प्रॉपर इमेज बना सकते हैं कि कार्बन एटम ऐसे होगा, हाइड्रोजन एटम टेट्राहेड्रल शेप में इसके अराउंड ऐसे बॉन्डेड होंगे, एक पीछे की तरफ होगा, ये वाला जो है पीछे की तरफ है। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं तो हाइब्रिडेशन से ज्योमेट्री प्रॉपरली हम लोग अपने ब्रेन में या अपने माइंड में विजुलाइज कर पाते हैं कि मॉलिक्यूल एक्चुअली ऐसा दिख रहा होगा। बनाएंगे हम लोग हमेशा ऐसे ही, लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन को अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है। और अगर अब मैं पूछूं यहां पर कि भाई साहब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये कौन से ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, तो कैसे बताएंगे। तो हमें पता है भाई कार्बन ने जितने भी बॉन्ड बनाए हैं वो sp3 ऑर्बिटल से बनाए हैं। हाइड्रोजन ने अपना कोई ऑर्बिटल ओवर हाइब्रिडाइज नहीं करा है, उसके पास s ऑर्बिटल होता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये दरअसल में किससे बना है, sp3 और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, जो मैंने आपके लिए बोला था ना कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लिखा हुआ है sp_ns, n क्यों लिखा है भाई, ये n2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हमारे केस में क्या था, 3 था, ठीक है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग हुई है। तो मैंने कहा था ये जैसे ये वाले ओवरलैपिंग हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट में आएगी, तो यहां पर हमारी ये ओवरलैपिंग में हम लोग समझ पा रहे हैं। ये वाली कैसी होगी, तो आई गेस अब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ये दोनों ऑर्बिटल कैसे होने वाले हैं, ये ऑर्बिटल होने वाले हैं हाइब्रिड। दोनों एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं भाई, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल उठाते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल में मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूं C2H4। इसमें 2 कार्बन है। अब दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है हमें और ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, उसके अराउंड करते हैं। तो भाई 2 कार्बन है, मैं बोल दे रहा हूं यहां पे कोई रिंग नहीं है। वैसे भी 2 कार्बन से रिंग नहीं बन सकती, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को भी कैसे ड्रॉ करोगे, 2 कार्बन को ड्रॉ करने के लिए भाई सिंगल बॉन्ड आपने पहले बना दिया इन्हें, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट करोगे भाई, 4 हाइड्रोजन एडजस्ट करने का तरीका है भाई 2 इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कार्बन एटम के अराउंड 4 बॉन्ड नहीं बन रहे, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें यहां पर मल्टीपल बॉन्ड यूज करने पड़ेंगे और हमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनाना अलाउड है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब अगर हमने डबल बॉन्ड बनाया तो फिर से अपना वही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए और हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के लिए कि इस कार्बन एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इस कार्बन एटम के अराउंड कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। तो भाई इस कार्बन एटम के अराउंड हमें पता है डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो इसे बोल देते कार्बन एटम 1, इसे बोल देते कार्बन एटम 2। तो कार्बन एटम 1 के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3 सिग्मा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में हमें काउंट नहीं करने होते, पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल कभी हाइब्रिडाइज होते नहीं है, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लोन पेयर भाई कार्बन के चारों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए, तो लोन पेयर कितने हुए, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर हुए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ मैच कर रहा है, sp2, यानी ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज इसका मतलब है इसके अराउंड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, या इससे जो बॉन्डेड एटम होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, एक ट्रायंगल प्लेन में। यानी अगर ये कार्बन एटम है स्फेरिकल, तो एक हाइड्रोजन एटम ट्रायंगल के एक वर्टेक्स की तरफ होगा, दूसरा दूसरे की तरफ, इस तरह से। और ये जो हाइड्रोजन एटम है जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये महाशय इस तरह से ट्रायंगल के तीसरे वर्टेक्स पर होंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक कार्बन का काम सॉल्व हुआ है, अभी क्या करना है, एक और कार्बन को हमें पकड़ना है, ठीक है। इस कार्बन के बारे में बात करें तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड कई बार बच्चे सोचते सिर्फ इस कार्बन का है, अरे नहीं भाई,
ये सिग्मा बॉन्ड तो इस कार्बन ने भी अपनी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनाया है, तो इसे भी क्या करोगे, काउंट करोगे, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल C2 के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन के अराउंड कितने लोन पेयर, कोई भी नहीं भाई, 4 ऑर्बिटल थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो लोन पेयर कितने हुए, 0 लोन पेयर। अब 0 लोन पेयर हुए तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रिपेयर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर भी प्रिपेयर हुए, और 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी प्रिपेयर हुए, तो यहां भी हाइब्रिडेशन sp2। और अगर हमारा सेकेंड कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसका मतलब है इसके अराउंड जो एटम्स होंगे वो भी ट्रायंगल प्लेन में ही होंगे। तो भाई इस कार्बन के लिए ये पहला वाला कार्बन तो ऑलरेडी आपस में सीधे एक ट्रायंगल प्लेन में, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे मान सकते हैं, तो बाकी दोनों प्लेसेस पे किनको आना पड़ेगा, हाइड्रोजन को आना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, ताकि ये सारे एटम्स, ये चारों एटम एक ही प्लेन में आए। और इससे एक बड़ी यूनिक चीज देखने को मिली, ये कार्बन एटम चाहता है कि ये हाइड्रोजन और ये कार्बन एक ही प्लेन में रहे, और ये कार्बन चाहता है कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ही प्लेन में रहे। तो इन दोनों ने प्लेन में एटम्स को रखने की मजबूरी क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया है, एक प्लेन में आ गया है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अच्छा, इतनी सारी लाइनें बन गई, कई बार बच्चे सोचते हैं सारी लाइनें बॉन्ड्स हैं, नहीं नहीं, इसमें जो बॉन्ड है ना, मैं आपको बता दूं, बॉन्ड सारे लाइंस वाले नहीं है, ये सब हटा देता हूं, ये सब लाइंस हमारे किसी काम के नहीं है, दीज आर नॉट बॉन्ड्स, ठीक है। ये तो बस इसलिए रिप्रेजेंट करने के लिए रखा था कि ताकि आपको समझ में आए कि मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कैसा बना है, प्लेनर मॉलिक्यूल बना है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ऊपर जो हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहा था वो कैसा था, अगर हम लोग बात करें, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, ये कैसा था, ये 3D मॉलिक्यूल था। इसमें एक एटम प्लेन के पीछे भी था, ये दोनों प्लेन की तरफ थे, ये एक 3D मॉलिक्यूल था, ठीक है ये भी 3D, लेकिन ये इसके जितने भी एटम्स हैं या जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग, देखो नोटिस करो हमने क्या करा, हमने सिर्फ एक केमिकल फॉर्मूला दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस फॉर्मूले को हमने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करा, स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की हेल्प से हम लोगों ने फाइंड आउट करा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट अराउंड वन एटम। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ने हमें हेल्प करा अंडरस्टैंड करने में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन ने ज्योमेट्री फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करी। और साथ ही साथ हमने ये समझा कि हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली में ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होते हैं हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट में। जब कभी भी एटम्स आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से हो चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल से हो, कैसे वो ओवरलैप करते हैं, उन ऑर्बिटल की शेप कैसे बनती है, कब वो प्लेन में रहते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा पाई बॉन्ड के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल के प्लेन में नहीं होते। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही प्यार से समझ जाते हैं, बहुत ही इजीली, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स थे, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हाइब्रिडेशन के बारे में, शेप के बारे में, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को और ऑर्बिटल्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।